हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पे। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने टी टेस्ट के बारे में जाना था कि टी टेस्ट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और टी टेस्ट को हम कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट के क्या टाइप्स हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट। सेकेंड, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। थर्ड, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब देखिए, वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? कंपेयर सैंपल मीन विद पॉपुलेशन मीन। जब आपको पॉपुलेशन मीन के साथ सैंपल मीन कंपेयर करना होता है तो आप कौन सा टेस्ट लगाते हैं? वन सैंपल टी टेस्ट। पॉपुलेशन मीन क्या है, सैंपल मीन क्या है, इसे ये पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन चलिए दोबारा बता देती हूँ। पॉपुलेशन मीन क्या होता है? देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन है, जैसे हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं कि सीबीएसई स्कूल का करिकुलम कितना इफेक्टिव है, सीबीएसई स्कूल का करिकुलम कितना इफेक्टिव है, ठीक है, तो इसके लिए जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, 10,000, 15,000, 20,000, उन सबको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। अब हम, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक सैंपल, कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इसमें से मैंने सैंपल सेलेक्ट किया दिल्ली के कुछ स्कूल, दिल्ली के सीबीएसई स्कूल या आगरा के सीबीएसई स्कूल, इसको हम कहेंगे सैंपल। अब हम क्या करेंगे? ये जो पॉपुलेशन है इसका मीन और जो सैंपल है इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसका हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, तो ये पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है। अभी तो आप कह रहे थे कि 10,000, 20,000, 30,000 तो हम सबका डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मीन है उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मीन को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगभग पता होता है कि इसका मीन क्या होगा। स्टैट ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं, स्टैट लगाते हैं, उसके बेसिस पे हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पॉपुलेशन मीन निकाला, सैंपल मीन निकाला। अब इन दोनों मीन को हम कंपेयर करेंगे, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? वन सैंपल टी टेस्ट। अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है, एक बात पता लगती है हमें, यहाँ हम कहते हैं कि एरर रिसर्च में, एरर ऑफ स्टैटिस्टिक, है ना, कैसे कैसे बनती है? अब देखो यहाँ पर एरर आएगी क्योंकि हमने ये लगभग एज्यूम किया हुआ है और यहाँ पर हमारा एक्यूरेट है, यहाँ पर एरर आएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या है? कंपेयर मीन ऑफ टू डिफरेंट सैंपल, कंपेयर मीन ऑफ टू डिफरेंट सैंपल। अब हमने, मान लीजिए सीबीएसई स्कूल हमारा पॉपुलेशन था, सीबीएसई स्कूल में हमने दो ग्रुप बनाए। अब हम ये देखना चाहते हैं सीबीएसई स्कूल का करिकुलम गर्ल्स पे कितना इफेक्टिव है एंड बॉयज पे कितना इफेक्टिव है। तो हमने एक बॉय का ग्रुप बनाया और एक गर्ल का ग्रुप बनाया। क्या किया हमने? बॉय का ग्रुप बनाया और एक गर्ल का ग्रुप बनाया। अब इस बॉय के ग्रुप का मीन कैलकुलेट करेंगे, गर्ल्स के ग्रुप का मीन कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों मीन को कंपेयर करेंगे। तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। पॉपुलेशन सेम होगी लेकिन उस पॉपुलेशन से जो ग्रुप बनेंगे वो अलग होंगे। अब यहां पर ये इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है? इंडिपेंडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि इस ग्रुप का इस ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस ग्रुप का इस ग्रुप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसलिए यहां पर हम
इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहाँ लगेगा? कंपेयर वन ग्रुप मीन एट टू डिफरेंट टाइम, कंपेयर वन ग्रुप मीन एट टू डिफरेंट टाइम। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो ये जानना चाहता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल, तो हमारे पास यही एक ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एम्प्लॉय का ग्रुप होगा। एक ग्रुप है, इस ग्रुप में पहले क्या रिजल्ट थे या पहले का डेटा, इस ग्रुप का, इसे पहले का डाटा, बिफोर मैनिपुलेशन, है ना। और इस ग्रुप में हम फिर इसे ट्रेनिंग देंगे और आफ्टर मैनिपुलेशन डेटा कलेक्ट करेंगे। यहां हमने क्या किया कि हमारा ग्रुप एक ही था, उस ग्रुप से ट्रेनिंग से पहले का डाटा और ट्रेनिंग के बाद का डाटा एट टू डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम यानी ये जब डाटा हमने कलेक्ट किया होगा, हो सकता है 1 साल पहले का डाटा कलेक्ट किया हो, और जब ये डाटा हम कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है 1 साल बाद का डाटा हो। डिफरेंट इंटरवल टाइम्स हो गए कि पहले 1 साल, फिर ये दूसरी साल का डाटा। इन डाटा के जो ग्रुप मीन है ना, इस डाटा का मीन और इस डाटा के मीन, इसको हम क्या करेंगे? आपस में कंपेयर करेंगे। तब हम बता पाएंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ट्रेनिंग का एम्प्लॉयज पे इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब हम इस तरह की रिसर्च करते हैं कि हमारे पास एक ही ग्रुप है, उस ग्रुप में हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले एक टाइम पीरियड पे हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको मैनिपुलेट किया, और उसके बाद आफ्टर मैनिपुलेशन हमने उस डेटा का इफेक्ट देखा। तो जब हम इस तरह की रिसर्च करेंगे या इस तरह का हमारा रिसर्च डिजाइन होगा तो हम कंपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं अनोवा टेस्ट। आइए अब हम देखते हैं अनोवा के बारे में। तो सबसे पहले हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, मीन वैल्यू मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स। ये कब अनोवा हम कब लगाते हैं? जब हमें मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स, मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स, 2 से ज्यादा हमारे पास ग्रुप हैं, उनको अगर हमें उनका मीन कंपेयर करना है तो हम क्या लगाएंगे? अनोवा टेस्ट लगाएंगे। अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि हमारे पास जब 2 से ज्यादा, यानी 3, 4, 5, 6 कितने भी 2 से ज्यादा सैंपल ग्रुप होते हैं और उनका मीन हमें कंपेयर करना है आपस में, तो हम अनोवा लगाएंगे। अब ये जो सैंपल ग्रुप होता है ये कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? ऐसा ग्रुप जिसका आपस में कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, है ना, डिपेंडेंसी ना हो ग्रुप्स के बीच में। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रुप लिया मेल का, एक लिया फीमेल का, एक ग्रुप हमने चिल्ड्रन का लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 ग्रुप ले लिए, मेल का ले लिया, फीमेल का ले लिया, चिल्ड्रन का ले लिया। तो ये जो 3 ग्रुप है, इन तीनों ग्रुप का आपस में किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ग्रुप जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब जब इस तरह का ग्रुप इंडिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट ग्रुप कौन सा होगा? तो देखिए डिपेंडेंट ग्रुप कौन सा होता है? जब हम एक ही पॉपुलेशन से, हमेशा ग्रुप की जो पॉपुलेशन होगी वो हमेशा सेम होगी, चाहे डिपेंडेंट ग्रुप है चाहे इंडिपेंडेंट ग्रुप है, पॉपुलेशन हमारी हमेशा सेम होगी। इस पॉपुलेशन से हमने एक ग्रुप निकाला, इस पॉपुलेशन से हमने ये एक ग्रुप निकाला, ठीक है। इस ग्रुप में हमने ट्री
कलेक्ट किया, ट्रीटमेंट से पहले का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। ये इसमें हमने, यानी कि ये जो हमारे पास डेटा है ये ट्रीटमेंट से पहले वाले ग्रुप को हमने ग्रुप 1 नाम दे दिया। इसके बाद हमने इसमें ट्रीटमेंट की और उसके बाद दूसरा डेटा निकाला, इसको हमने ग्रुप 2 का डेटा दे दिया। तो इस तरह से जो डेटा बना, यानी इस तरह से ये जो ग्रुप बने, अब यहाँ ग्रुप का मतलब ये मत समझ लेना कि लोगों का एक ग्रुप, डेटा का एक ग्रुप, ठीक है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि लोगों का ग्रुप, डेटा का ग्रुप। यहाँ इस तरह से हमारे पास जो 2 डेटा ग्रुप बने, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये हमारे डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों ग्रुप्स का एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस है, इसलिए हमने, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इस पॉपुलेशन से मेल ग्रुप मतलब मेल जो ग्रुप है उसका डेटा, फीमेल ग्रुप, हम लैंग्वेज जब ज़्यादा रिसर्च, एक रिसर्चर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो शायद कॉन्सेप्ट हम इजीली ना समझ पाए, इसलिए हम थोड़ी सी आम बोलचाल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ग्रुप बोल देते हैं, है ना। एक हमने चिल्ड्रन का ग्रुप लिया, तो ये जो 3 ग्रुप हैं, इन तीनों में हमने ट्रीटमेंट की, इन तीनों में हमने अलग अलग ट्रीटमेंट की। इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद के रिजल्ट, तो इस तरह से ये जो आपस में ग्रुप हैं ये तो इंडिपेंडेंट है, मेल फीमेल चिल्ड्रन, आपस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक इसी ग्रुप की बात करें तो ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। अब ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट का एक्सटेंशन क्यों है, देखिए, अनोवा भी पैरामेट्रिक टेस्ट है, हमें पता है, इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट है। टी टेस्ट भी हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट था, यानी दोनों एक ही कैटेगरी पे लाई कर रहे हैं, दोनों पैरामेट्रिक टेस्ट है। लेकिन अनोवा का फायदा ये है कि जहां हम टी टेस्ट में सिर्फ 2 ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करते थे, वहां हम अनोवा में क्या करेंगे, 2 से ज्यादा ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। अब बात ये आती है कि क्या हम अनोवा की जगह अपना टी टेस्ट नहीं लगा सकते? टी टेस्ट का मतलब क्या है, ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करें तो हम क्या यहाँ टी टेस्ट नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। किसने मना किया? बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ प्रॉब्लम ये होगी, टी टेस्ट बना है सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। अगर आपने अनोवा की जगह टी टेस्ट लगाने की कोशिश की तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन 2 ग्रुप को कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को करना पड़ेगा, फिर इन दोनों ग्रुप को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये दोनों ग्रुप कंपेयर करेंगे आप, ये आप कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे ग्रुप को कंपेयर करेंगे। देख रहे हैं आप कितने एक कंपैरिजन पे एक टी टेस्ट लगेगा, एक कंपैरिजन पे टी टेस्ट लगेगा। कितने कंपैरिजन हो गए? 3 4 5 6 कंपैरिजन हो गए, यानी आपको 6 बार टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए 6 बार टी टेस्ट हम लगा लेते हैं और एक टी टेस्ट में हमारी एरर आती है 5% की। एक टी टेस्ट लगाने पे हमारी एरर आती है 5%। तो अगर हमने 6 टेस्ट लगा दिए तो हमारी एरर रेट कितनी हो गई? 30% हो गई। देख रहे हैं कितनी ज्यादा एरर हो जाएगी। तो 2 प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। टी टेस्ट अगर हमने 2 से ज्यादा ग्रुप के बीच में लगा दिया कि हमें बहुत सारे टी टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। सेकेंडली हमारी जो एरर रेट है वो बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक अनोवा टेस्ट लगा दिया। हम अब यहाँ 4 हो 6 हो 10 ग्रुप हो,
कितने भी ग्रुप हो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक अनोवा टेस्ट लग जाएगा, उससे हमारा काम चल जाएगा। इसी वजह से यहां पर कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ टी एन जेड टेस्ट। अनोवा क्या है? एक्सटेंशन ऑफ टी एन जेड टेस्ट, यानी टी एन जेड टेस्ट का विस्तार रूप है। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? ये हो गया। ये इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, सबको पता है, अभी अभी मैंने खुद ही बताया। तो इसके जो पैरामेट्रिक टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी अनोवा पे लाई होंगी। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अजम्पशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, आप अज्यूम कर सकते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस, उसके लिए अजम्पशन बना सकते हैं, एंड मोर पावरफुल। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट की सारी जितनी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो अनोवा की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखिए जो चीजें ओवरलैप करती है ना, उन चीजों से, उन टॉपिक से बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, लेकिन जो कोर चीजें होती हैं या जो ओवरलैप नहीं कर रही होती है वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं एमसीक्यू बनने के। आगे देखते हैं। आर.ए. फिशर ने डेवलप किया था 1920 में। इट इज अ, हाँ ये देखिए, इट इज अ रेशो बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि अनोवा क्या है। ये क्या है? इट इज अ रेशो बिटवीन, ये दो चीजों के बीच का रेशो है। किन किन दो चीजों का? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। ये स्क्वायर बिटवीन क्या होता है एंड स्क्वायर विद इन क्या होता है, ये हम अभी पढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लेते हैं। अनोवा इज रेशो बिटवीन, अनोवा क्या है? रेशो है। रेशो किसके बीच में है? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। अब देखिए इसको हम अनोवा का फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है अनोवा का MSSP। इसका क्या मतलब है? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। अब ये मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए हमारे पास तीन ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ये ग्रुप 1 का डेटा है, सपोज ये ग्रुप 2 का डेटा है एंड ये ग्रुप 3 का डेटा है। अब इस डेटा को, इस ग्रुप से जो हमने डेटा निकाला है, एसडी जो हमने निकाला है, इस ग्रुप का एसडी, इस ग्रुप का एसडी, जब हम इस ग्रुप के एसडी से इस ग्रुप के एसडी को कंपेयर करेंगे, इस ग्रुप के एसडी को इस ग्रुप के एसडी से कंपैरिजन जब हम करेंगे, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, जब इन तीनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बिटवीन। उसे हम क्या कहेंगे? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। जो वैल्यू यहां से आएगी वो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। इसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन क्या होता है? ये ग्रुप 1 है, इस ग्रुप 1 के अंदर जो डेटा है उसमें कितना वेरिएशन है, इस ग्रुप के अंदर जो डेटा है वो डेटा कितना वेरी कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे विद इन। इसी तरह से ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर जो डेटा है, जब हम इस डेटा को इस डेटा से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ये विद इन होगा, यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन।
तो यहाँ से जो वेरिएंस आएगा, यहाँ से जो वेरिएंस आएगा, दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले से दोनों का एक रेशो निकल के आएगा। इसीलिए हमने कहा है इनोवा इज द रेशो बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन क्या है एंड मीन स्क्वायर ऑफ विद इन क्या है। तो आइए देखते हैं जेड टेस्ट। इफ वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन as the standard deviation of the population, we can always use Z test regardless of sample size। देखिए Z test जो है, क्योंकि ये कैसा टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो जाहिर सी बात है इस पे सारी जो पैरामेट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक है सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रैंडम एंड इंडिपेंडेंट डेटा हो गया, ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इसमें होंगी। लेकिन इसमें Z टेस्ट थोड़ा सा फर्क है। अगर हमें यहाँ पर पॉपुलेशन का SD पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो हम Z टेस्ट यूज करेंगे। अब ये SD ऑफ पॉपुलेशन क्या है? SD ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पता है तो हम Z टेस्ट यूज करेंगे। बाकी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो पैरामेट्रिक टेस्ट की है वो सारी Z टेस्ट की रहेंगी। अब देखिए काई स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। हम अनोवा कर चुके हैं, टी टेस्ट कर चुके हैं, Z कर लिया, अब हम काई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। काई स्क्वायर में देखिए कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरियल वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो टेबल दिखाई देंगी। यहाँ पर मैंने क्वालिफिकेशंस लिखी है और यहाँ पर जो मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडो, जो मैरिटल स्टेटस है वो लिखा है। अगर हम देखना चाहते हैं मैरिटल स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, मैंने क्या कहा कि मैरिटल स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन के बीच में क्या स्टेटस है, अगर हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे? काई स्क्वायर, टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरियल वेरिएबल्स। अब यहाँ पर इस टेबल का क्या मतलब है कि 12 मैरिड हैं जिन्होंने 10th की हुई है। ये है हमारा ऑब्जर्व डाटा, ये है हमारा ऑब्जर्व डाटा। इससे हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड डाटा। एक्सपेक्टेड डाटा निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से करेंगे।